आजकल लोग हौस में इस तरह डूब चुके हैं कि गुनाह करने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मेरा अरबी मालिक मुझे ऐसी चीज पिलाता जैसे पीते ही मैं खुद पर काबू ना रख पाती और आपने आपको मालिक के स्पुर्द कर देती। और फिर वो जो हर रात मेरे साथ करता जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनाएगा। जो जो छुट्टी का वक्त करीब आ रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं दिल में सोच रही थी कि मैं अपने अरबी मालिक के चंगल से कैसे निकल सकती हूँ। इन्हें मुझे अपने कमरे में बुला लिया तो मैं क्या करूंगी। इन सब चीज़ों से मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से उस कदर दौड़ भाग जाऊं कि मुझे दोबारा कभी मालिक की शक्ल भी देखने को ना मिले। तभी जब मैं ओवर टाइम लगाकर घर जाने लगी थी तो मैं मेहतात नज़रों से उधर उधर भी देख रही थी कि कहीं बास की मुझ पर नज़र न पड़ जाए। तभी जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो मेरा दिल अछलकर हल्क में आ गया था। बेअंतहा एहतियात करने के बावजूद भी बालाखिर बास की नज़र मुझ पे पड़ गई थी और अब मैं दिल ही दिल में ये सोचकर डर रही थी कि वो मुझे फिर से मुखातब कर लेगा और कमरे में बुला लेगा। मगर वो मेरे पास से गुजरकर बाहर चला गया था। उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया था। ये देखकर मेरी जान में जान आई थी और मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई थी। अब मैं सोच रही थी ये सब कब तक चलेगा। मैं उस चूहे बली के खेल से तंग आ चुकी थी और मैं चाहती थी कि उसके चंगल से हमेशा के लिए निकल जाऊं। मगर शायद अब ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर मैं उसकी बात न मानती तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगता था और मुझे उस बात की धमकी देता कि मेरी बनाई गई वीडियो वो सबको दिखा देगा। और सबसे हैरत तो मुझे उस मशरूब पर होती थी जिसको पीते ही मैं लिबास हो जाती थी और जो जो वो कहता जाता मैं करती जाती थी। और बाद में मैं इस बात पे पछताती थी कि मैंने ये सब क्यों किया। लेकिन मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं खुद अपने अख्तियार में नहीं होती थी, जैसे कि मैं उसके विश में आ गई थी। जैसे काला जादू करके किसी को अपने विश में क्या जाता है, उसी तरह ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है था और मैं खुद ही उसके सामने बेलबास हो रही थी। जब मुझे वो सब कुछ याद आता तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी और मुझे खुद से घन आने लगती थी। अपने ही आप से मुझे नफरत महसूस होने लगती थी, मगर समझ नहीं आती थी कि खुद को इस सब से कैसे बाहर निकालूं। अगले दिन जब मैं होटल में गई तो ये देखकर परेशान हो गई कि आज वहां पर एक और वेट्रेस लड़की आई थी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका गोरा चटा रंग और बड़ी बड़ी सब्ज आंखें थीं। उसके साथ बात करके मुझे अंदाजा हो गया था कि वो भी मेरी तरह मशरकी मुल्क से आई थी और मेरी ही तरह हालात की सताई हुई थी। वो रोजगार की तलाश में आई थी, ये जाने बगैर कि वो कैसी कैद में फंसने जा रही है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मासूमियत और सादगी थी। उसे देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैं सोचने लगी कि अगर बास की नजर इस पे पड़ गई तो जाने वो उस मासूम लड़की के साथ क्या करेगा। तभी ये सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी जब इस लड़की ने बताया कि उसे यहाँ पर जाब बास नहीं दी है। अमूमा ये काम उसका मैनेजर करता था। ये सुनकर मुझे इस लड़की पर रहम आने लगा था। मैं जानती थी कि बास बहुत ही ज्यादा कमीना इंसान था और वो किसी भी लड़की को यहाँ पर बिलावजा नौकरी पर नहीं रखता था। यहाँ पर जितनी भी वेट्रेस लड़कियां थीं सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं और वो सब भी शायद शायद बास के चंगल में फंस चुकी थी और किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। सभी उस वजह से मजबूर थीं। जब मैं ड्यूटी ऑफ करके अपार्टमेंट में जाने लगी तो होटल के एक कोने में एक लड़का बैठा हुआ था जिसको मैं पिछले काफी दिनों से यहाँ पर देख रही थी। वो रात गए तक यहाँ बैठा रहता था और सबके जाने के बाद यहाँ से उठता था। क्योंकि मेरे घर में इमा बीमार थीं और उनके इलाज मुआवजे के लिए मुझे ज्यादा रकम घर भेजनी पड़ती थी, इसलिए मैंने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया था। और जब से मैं ओवर हो गया था, टाइम लगा रही थी, तब से मैं ही ये चीज नोट कर रही थी कि ये शख्स यहाँ पर रोजाना मौजूद होता था और सबसे आखिर पर यहाँ से जाता था। अभी मैं उस शख्स को हैरत से देख ही रही थी जब बास ने इस नई लड़की को अपने कमरे में बुलाया। ये देखकर मैं हक धक रह गई। मुझे अंदाजा हो गया कि उसके साथ बास क्या करने वाला है, मगर मैं इस लड़की को रोक भी नहीं सकती थी। अगर रोकती तो मुझे बास के कमरे में खुद जाना पड़ता। बास ने मुझे इस बात पर धमकी दी थी कि मैं किसी को भी ये बात नहीं बता सकती, वरना अंजाम की जिम्मेदार मैं खुद होंगी। वो लड़की भी बास के पीछे पीछे चल पड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस लड़की को कैसे रोकूं, उसे कैसे समझाऊं कि ये किस दरिंदगी से दो चार होने वाली है। ये एक गहरी खाई है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ये लोग उस तरह से जाल बिछाते हैं कि इंसान उसमें बेबस हो जाता है। जितना वो इस जाल से निकलने की कोशिश करता है इतना ही उलझता जाता है। मैं खुद तो इस मुसीबत में फंस गई थी, मगर चाहती थी कि इस लड़की को इस सब से दूर रखूं, उसे इस सब से बचा लूं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मासूम थी। शायद वो जमाने के भीड़ियों से नावाकिफ थी। मेरे रोकने से पहले वो कमरे में चली गई थी
और अब मैं कमरे के बाहर खड़ी ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं। तभी एकदम मेरे मना पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं बोलना चाहती थी, चीखना चलाती थी, चलाना चाहती थी, मगर मैं बोलने से कासर थी। वो जो कोई भी था उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो मुझे घसीटते हुए साथ वाले कमरे में ले गया और मैंने एक झटके से खुद को उससे अलहदा किया था। जब पीछे मुड़कर उसके चेहरे की तरफ देखा तो ये देखकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो मैंने अपने और अपने खानदान के बेहतर मुस्तकबल के लिए दुबई में आने का फैसला किया था। मेरे छोटे बहन भाई स्कूल पढ़ते थे और उम्मा भी बीमार रहती थी। ओबा की अचानक की मौत ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया था, और मैं जो कभी घर से कॉलेज तक भी अकेली नहीं गई थी, अब अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रही थी। जानती थी कि पाकिस्तान में अधूरी तालीम के साथ रोजगार कमाने का कोई बेहतर मौका नहीं मिल सकता। मैंने एक दो जगहों पर काम किया था, मगर जल्द ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उनका माहौल ठीक नहीं था, और दूसरा वो तनख्वाह भी बहुत ही ज्यादा कम देते थे। जिससे घर ही मैंने वो काम छोड़ दी का गुजारा होना बहुत मुश्किल काम था। इस दिन मैं परेशान बैठी यही सोच रही थी कि क्या करूं। तभी मेरे जहन में यह अछूता ख्याल आया, और जब उम्मा से जिक्र किया तो वो कहने लगी कि बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम तुम्हें कहीं और भिजवाने का बंदोबस्त करें। मैंने हचकचाते हुए उम्मा की तौजा उनके उन ज़ेवरात की जानब मबजूल करवाई। ये सुनकर इम्मा भी एक पल को चुप होकर रह गई, मगर सुनहरे मुस्तकबल का ख्वाब उन्हें भी ये काम करने पर मजबूर कर गया था। इम्मा ने फिर अपने ज़ेवरात बीच कर मेरे दबी जाने का बंदोबस्त करवाया था। दबी में आने के बाद कुछ दिन तक तो मैं यूनी हर जगह पर धक्के खाती रही। मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, और फिर एक होटल में मुझे वेट्रेस की जॉब मिल गई थी। उस होटल का मालिक एक अरबी इंसान था। वो देखने में बहुत ही वजीहा था। मुझे देखकर उसकी आंखें अजीब से अंदाज में चमक उठी थी। वहां पर काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां एशियाई ममालिक की थीं, जो कि जरूरतमंद और गरीब लड़कियां थीं। वो अपने इस मालिक से खुश नजर नहीं आती थीं। न जाने उसकी क्या वजह थी, जब कि मुझे तो होटल का मालिक बहुत पसंद आया था। वो बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। इसने मुझसे भी बहुत अखलाक से बात की थी। मुझसे कहा कि कोई मसला हो तो उसे बताऊं। इम्मा की तबीयत खराब थी। मुझे पाकिस्तान पैसे ज्यादा भेजने के लिए ओवर टाइम लगाना था, और ये बात जब मैंने मालिक को बताई तो उसकी आंखें मुस्कुरा उठी थीं। वो कहने लगा कि हाँ हाँ ठीक है, हमें तो वैसे भी वर्कर की जरूरत है, तो तुम ऐसा करो कि आज से ही ज्वाइन कर लो। ये सुनकर मैं भी खुश हो गई थी। 2 दिन हो गए थे मुझे रात के वक्त यहाँ पर काम करते हुए। उस दिन मैं काम खत्म करके घर जाने वाली थी जब मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। न जाने उसे मुझसे ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो वो उस वक्त मुझे अपने कमरे में बुला रहा था। ये बात मुझे कुछ अजीब मालूम हो रही थी। तभी मैंने हचकचाते हुए उसे कहा कि मैं आपकी बात सुबह सुन लूंगी। मेरा ये कहना ही गजबनाक हो गया। वो कहने लगा कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी ही छोड़ दी होगी तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। प्यारी नहीं है तो ठीक है, तुम यहां से चली जाओ। उसके अंदाज देखकर मैं गड़बड़ा गई और फौरा से उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। कमरे में आने के बाद वो सोफे पर जाकर बैठ गया था। उसके सामने टुरे में एक गिलास में सरख रंग का मशरूब था। उसने वो गिलास मुझे पेश किया। मुझे न जाने क्यों कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था।
मगर कुछ उसके शख्सियत का रौब था और कुछ नौकरी जाने का खौफ कि मैं उसे इनकार नहीं कर सकी, और वो गुलास थाम लिया। इस मशरूब का पीना ही था कि मेरे वजूद में जैसे शरारे दौड़ने लगे थे। मैं अपने हवासों में नहीं रही थी, और तभी मुझसे वो सब हो गया जो करने के बारे में कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। खुद को अपने हाथों से बेलिबास करके मालिक के आगे पेश कर दिया था, और उसके हाथों खिलौना बन गई थी और जिंदगी खराब कर दी अपनी। और बाद में मुझे एहसास हुआ तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी, ये मुझसे क्या हो गया था। और मेरा अंदाज देखकर मालिक जोर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि अब तुम किस बात पर रो रही हो, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी अपनी वजह से, तुम्हारी मर्जी से हुआ है। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। बात उसकी भी ठीक थी। मुझे खुद पर हैरत हो रही थी कि मैं बहुत शरीफ लड़की थी जिसने अपने किरदार को संभाल संभाल के रखा था, और अब न जाने ऐसा क्या हो गया था जो मैं अपना आप संभाल नहीं सकी थी। तभी मुझे याद आया कि वो मशरूब पीते ही मैं बेखुद हो गई थी, और ट्रांस की कैफियत में मैं ये सब करती गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखी कुव्वत मुझे से ऐसा करवा रही है। न जाने इस मशरूब में क्या था। आतना तो मैं समझ गई थी कि इस मशरूब में ही ऐसा कुछ था जिसको पीने के बाद मैं ये सब कर गुजरती थी, वरना उससे पहले तो मैं मुकम्मल होश हवास में थी। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी भी इस कमरे में दोबारा अकेले में नहीं जाऊंगी। और 2 दिन के बाद जब मुझे फिर से मालिक ने बुलाया तो मैंने अनकार कर दिया। मेरे अनकार करने पर वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ा, और फिर उसने मोबाइल स्क्रीन मेरी तरफ की तो ये देखकर मेरे छुके छोड़ गए थे। उसने उस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और अब वो वीडियो मेरे सामने थी। मेरे चेहरे को देखकर वो जोर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि अगर तुम ये चाहती हो कि ये वीडियो बाकी लोगों तक न पहुंचे तो तुम्हें मैं जैसा कहता हूं वैसा करती जाओ। अब मैं उसके हाथों बल एक मेल होने लगी थी, और जैसा जैसा वो कहता जाता वैसा मैं करती थी, क्योंकि उस वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि मैं खुद ही बेलिबास हो रही थी और उसके आगे पेश हो रही थी। वो शख्स मुझ पर कोई जबर और जबरदस्ती नहीं कर रहा था, शुरुआत में खुद ही कर रही थी। ये सब देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अगर ये वीडियो किसी के पास चला जाता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। सब लोग यही कहते कि ये बद किरदार लड़की है जो मर्दों के पास खुद को पेश करती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है, और मैं जानती थी इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं खुद को बेबसी की आखिरी हदूद में पा रही थी। अक्सर मैंने वेट्रेस लड़कियों को उसके कमरे में जाते देखा था, और वापसी पर वो आंसू होंगे बहाते हुए वहां से निकलती थी। मैं जानती थी कि उस कमरे में क्या होता होगा, तभी मैं किसी से पूछने की हिम्मत ही नहीं कर सकती थी, और न ही इन लड़कियों ने मुझसे कभी कुछ पूछा था। उनके अंदाज से ही मुझे लग रहा था कि उनके दिल पर भी क्या क़यामत गुजर चुकी है। और अब ये लड़की जो बिल्कुल ही मासूम और कम उम्र थी, मैं उसे उस दरिंदे की दरिंदगी से बचाना चाहती थी, मगर मैं खुद उसके दाम में फंस गई थी। और अब जब मैंने पीछे पलट कर देखा था तो वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो रोजाना होटल में मौजूद होता था और रात गए तक उस होटल में बैठा रहता था। मैं उसे देखकर खौफजदा हो गई और उसे कहने लगी कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। अगर तुम किसी गलत इरादे से मुझे लेकर आए हो तो याद रखो मैं तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वो जोर से मुझे झड़क कर बोला कि मुझे तुम्हारी किसी फजूल बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, और न ही मेरे पास फजूल काम करने के लिए वक्त है। मैं तुमसे जरूरी बात करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? अब की बार वो गहरी सांस लेकर कहने लगा कि तुम्हें उससे कोई गरज नहीं होना चाहिए। मैं कौन हूँ, तुम्हें जो कह रहा हूँ वो तुम गौर से सुनो, और इस अरबी मालिक के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बताओ। वो शख्स जाने कौन था और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा था? मैं किसी भी तरह से किसी भी अजनबी को अपने मालिक के बारे में मालूमात नहीं दे सकती थी। उससे मेरी नौकरी को भी खतरा लायक था, और मालिक भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। और मैं ये भी जानती थी कि जगह जगह पर कमरे नस्ब थे। जब ये बात मैंने उसे बताई तो मैंने इसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर चौंकने के आसार देखे थे। तभी वो भी फौरा से कमरे से बाहर निकला। अब मैं जल्दी जल्दी से अपने अपार्टमेंट भी आ गई थी। बाकी की रात में इसी शख्स के बारे में सोचती रही थी। बार बार मेरा ध्यान इस लड़की की तरफ जा रहा था जिसको मैं ना चाहते हुए भी मालिक से बचा नहीं सकी थी, और यकीना इसके साथ भी वही सब कुछ हो चुका होगा जो मेरे समेत बाकी लड़कियों के साथ हुआ था, और यकीना वो भी अपनी पाकीज़गी को खो बैठी होगी। बार बार मुझे उस लड़की पर तरस आ रहा था, और जब मैं सुबह काम पर गई तो मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की आज आई ही नहीं है। उसकी दोस्त ने इतला दी थी कि वो बहुत ज्यादा बीमार है और कुछ दिन तक वो होटल है में नहीं आएगी। उसका मतलब था कि अरबी मालिक ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा दरिंदगी का सबूत दिया था जब ही वो इस कदर बीमार हो गई थी।
मुझे इस लड़की का दुख तकलीफ अपने अंदर महसूस कर सकती थी, क्योंकि मैं इसी सबसे गुजरी थी। एक लड़की के लिए ये किस कदर तकलीफ की बात थी कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाते कर उसकी इज्जत को तार तार किया जाए। हम मजबूरी में अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, उनका बेटा बनकर दिखाने के लिए सर तोड़ मेहनत कर रही थी, मगर ये दरिंदे बेटियों से उनका मान, उनका गुरूर छीन लेते हैं। मैं उन्हीं सोचों में गम थी जब फिर से मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मैं न चाहते हुए वहां पर चल पड़ी थी। हसब मामूल उसने मेरे हाथ में उस मशरूब का गिलास दिया और जिसे पीते ही मैं अपने होशो ख्वास खो बैठी थी। मुझ में जैसे हैवानियत जाग उठती थी। आज मैं पहले से ज्यादा जुनून की कैफियत में थी। फिर मैं रोते हुए कमरे से बाहर निकली थी। जब मैं रोड पर चल रही थी तो मुझे किसी ने पकड़कर गाड़ी में खींच लिया था। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। काफी देर तक मैं खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही, मगर जब मैं उसमें नाकाम हो गई तो मैंने फिर ये कोशिशें करना ही छोड़ दिया था। मैं जैसे बेसदसी हो गई थी। वो लोग मुझे खींचते हुए एक छोटे से अपार्टमेंट में लेकर आए थे और फिर मुझे उन्होंने एक सोफे पर फेंक दिया। और जब उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की तो ये देखकर मैं चौंक उठी थी, क्योंकि ये वही शख्स था जो इस दिन होटल में मुझे मिला था और जिसने मुझसे मालिक के बारे मालूमात ली थी। वो शख्स दोबारा से मेरे सामने था और मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। मैं इन दोनों को अपने सामने देखकर पीछे हटने लगी थी। उसने मेरा डर और हचकचाहट देखी तो बीजारी से कहने लगा कि तुम्हें हम लोगों से कोई खतरा नहीं है, हम कानून के रखवाले हैं, लटीरे नहीं हैं। इसकी बात सुनकर मुझे कुदरे इत्मीनान हुआ। उनसे मैंने पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझे उस तरह से यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। कहने लगा कि मैं तुम्हारे मालिक के बारे में मालूमात लेना चाहता हूँ। मुझे उसके बारे में खबर मिली है कि वो लड़कियों के साथ गलत काम करके उनकी वीडियोस बना लेता है और उन वीडियोस को महंगे दामों वेबसाइट्स पर फरोख्त करता है। हमें उसके बारे में कोई वाज़ेह तौर से सबूत नहीं मिला, जब भी हम उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। उनकी बात Bobadine som domändischapponpe ivi kikumodedese kektianna ontikihen iket aetapaman sahanon den goku sau kadi soken nemitei overdede sapa an detega anshanan di handia an den dega etan de line ga idea an data idea for example the idea an den diken aja hagya ki megere ya hajire kyun hamojaz ek odon वो भी जरी रात आइक की तरह जिससे पालिसकर में फुट फुट कर रो पड़ी थी और जो कुछ मुझ पर बेच चुका था मैंने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वो कहने लगा कि हमें जिस लड़की ने फ़ोन किया है वो इसी होटल में जॉब करती है और उसने राजदारी का ख़ास तौर पर वादा किया है। वहाँ पर काम करने वाली मैंने तमाम लड़कियों को देखा है, इनमें मुझे तुम ही एक काम की लड़की हो नज़र आई हो जो इनमें कुदरे बहादुर हो और ये काम कर सकती हो। तभी मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या काम करना होगा। उसने मुझे कहा कि तुमने ये काम करना है, जैसे ही वो तुम्हें अपने कमरे में बुलाए और तुम्हें वो मशरूब पिलाने की कोशिश करे तो तुमने इस नंबर पर कॉल कर देनी है। बाकी काम हमारा होगा, हम इस पर इस तरह से रेट नहीं डाल सकते। अगर तुम उसके कमरे में जाकर कॉल करोगी तो इस तरह से हम वहां पर इस कमरे में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सबूत होगा कि तुमने हमसे मदद की दरख्वास्त की थी। ये बात सुनकर मैं घबरा गई और उसे कहने लगी कि अगर उसने खुद को कानून की गिरफ्त से छुड़वा लिया तो मुझे तो वो जान से मार देगा। तसल्ली देने लगे, कुछ भी नहीं होगा, हम उसे जेल से किसी भी सूरत बाहर नहीं आने देंगे और बिलफर्ज अगर ऐसा हो भी गया तो तुम्हारी हिफाजत हमारे जिम्मे है। हम तुम्हें तुम्हारे मुल्क में वापस भिजवा देंगे या फिर कहीं और भिजवा देंगे जहां पर तुम कहोगी, मगर अभी तुम्हें वैसा करना होगा जैसा तुम्हें हम लोग कह रहे हैं। ये बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी का मामला है और अगर तुम हमारे साथ तावन करोगी तो उसमें तुम्हारा अपना ही फायदा है। तुम भी इस दरिंदे की ब्लैक मेलिंग से बच हो जाओगी। बात उनकी भी ठीक थी। मैंने ये काम करने की हामी भर ली थी और अगले 2 दिन तक वो नई लड़की होटल में नहीं आई थी। और तभी जब मैं घर जाने लगी तो मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। ये देखकर मैं परेशान हो गई थी कि अब क्या करूं। तभी वो शख्स भी कोने में बैठा हुआ था। उसने मुझे आंख के इशारे से उसके कमरे में जाने को कहा और मुझे इशारे से बताया कि वो लोग चौकस होकर बैठे हैं। मैं फिर कांपते कदमों के साथ उस कमरे में दाखिल हुई थी। आज से पहले मैं इस कदर खौफजदा नहीं थी जितना मुझे आज खौफ महसूस हो रहा था। तभी उसने भी मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ते हुए देख लें और पूछने लगा, खैरियत है? आज तो तुम मामूल से ज्यादा घबराई हुई हो। मैंने अपने खशक लबों पर जबान फेरी और मुस्कुराने के नाकाम कोशिश की तो वो जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम्हें तो मेरा आदी हो जाना है चाहिए, मगर न जाने क्यों तुम मुझसे इतना डरती हो। उसके चेहरे से खुबासत टपक रही थी। वो इंतहाई घटिया इंसान था। मुझे उससे शदीद नफरत महसूस हो रही थी।
मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने उससे वॉशरूम जाने का बहाना किया और फिर उस नंबर पर कॉल कर दी थी। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो जैसे ही मशरूब को मैंने मुना के साथ लगाया ही था, तभी दरवाजा डरडराने की आवाज सुनाई दी और फिर वहां पर काफी सारी पुलिस भी आ गई थी, जिनके साथ मीडिया के लोग भी थे। एकदम ही पूरा कमरा रोशनियों में नहा गया था। तरह तरह के सवालात पूछे जा रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी किसी बात का क्या जवाब दूं। तभी वहां से एक शख्स मुझे खींचते हुए निकाल कर ले आया था। वो वही शख्स था जिसने मुझे ये काम करने को कहा था और फिर मेरे अपार्टमेंट में मुझे छोड़कर वहां से वो चला गया। पुलिस की बात बिल्कुल ठीक थी। जब वो गिरफ्तार हुआ तो एक के बाद एक केस खुलता गया। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, मगर अब उसकी पहुंच भी उसके काम नहीं आ रही थी और फिर उसे सजा हो गई थी। अब मैं यहाँ पर खुद को गैर महफूज समझ रही थी। यूं भी मेरा इस मुल्क में काम करने से जी चाट गया था। तभी मैं अपने मुल्क में वापस आ गई थी और जो है मेरे पास जमा पूंजी थी, उसे मैंने एक छोटा सा बुटीक खोल लिया था। पाकिस्तान में वापस आने के बाद मैंने उम्मा को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। जानती थी कि अगर उन्हें अपनी ये अलमनाक दास्तान सुनाई तो वो बहुत ज्यादा दिखी हो जाएंगी और मैं उन्हें दिखी नहीं करना चाहती थी। और अब तो छोटे बहन भाई भी किसी काबिल हो गए थे। अब उम्मा को उठते बैठते मेरी शादी की फिक्र सताए रहती थी और बलाखिर मैंने फिर उनकी मर्जी के आगे सर झुका दिया था। गो कि मेरा दिल अंदर से मुर्दा हो चुका था। ये खुदा का शुक्र था कि शौहर मेरा अच्छा था, जो मेरा ख्याल रखता था और मेरी जिंदगी में जो कमियां आई थीं उसने उन कमियों को पूरा कर दिया था। वरना तो मैं अपनी जिंदगी से मायूस ही हो चुकी थी। ये शादी मैंने अपनी माँ की वजह से की थी। माँ की ख्वाहिश पूरी करना भी मुझ पर फर्ज था। मुझे ये फिक्र थी कि मेरे बाद उनका क्या होगा और फिर जब मैंने अपनी परेशानी अपने शौहर को बताई तो उसने किसी बात पर कोई एतराज नहीं किया था और मुझे कहने लगा कि जो तुम करना चाहती हो तुम करो, मैं तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। मैं अपने शौहर की इजाजत से शादी के बाद भी अपनी बुटीक का काम कर रही थी, क्योंकि अभी मेरे दोनों भाई छोटे थे और उनकी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मेरा शौहर भी एक अच्छा इंसान था, जैसे उस बात पर कोई एतराज नहीं था। और यूं माँ के दुआओं की वजह से मैं अपने घर के मामलात को भी खुश इसलूबी से निभा रही थी। सच फरमाया है मेरे रब ने कि मुश्किल के साथ आसानी है। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद मेरे हुस्से में अब खुशियां आसानियां आई थी। जितना अपने रब का शुक्र करती कमे था। उसने मेरा पर्दा रख लिया और किसी को इस बारे में मालूम नहीं हो सका कि मुझ पर कैसी क़यामत टूटी थी।